Assalamualaikum guys, ठीक हो? Hope everybody is fine. I am fine. Welcome back to the UZ Academy. और आज हमें हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है एंड today's लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. लेट्स गो. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड the idea of nationalism. Let's start today's topic. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आ गया वो, और द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म का एक आइडिया जो उससे स्टार्ट हो गया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो एज वी नो, जो पिछले साल हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला रेवोल्यूशन जब आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो आया 1789 में. जो फर्स्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशन जो था पूरी यूरोप में, वो आया था स्टार्ट में फ्रांस में. और वो कब आया था? 1789. एंड फ्रांस जो था until 1789 it was a monarchy. मतलब तब तक until 1789 वहां पे मोनार्की थी. और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि मोनार्क कौन था उस टाइम पे. सब कमेंट करना. जो अगले लेक्चर में इसका जवाब आप सबको मिलेगा. सो एज वी नो कि फ्रांस जो था 1789 में फर्स्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ ए रेवोल्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ एवरीथिंग जो आया वो आया. और दैट प्रोड्यूसर के जो वहां के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे सेड दैट पीपल आर वंस हु चूज द रूलर. मतलब इट इज अप टू द पीपल कि वो चूज करेंगे कि उनके ऊपर रूल कौन करेगा. और सॉवरेनिटी जो थी, जो फ्रांस की सॉवरेनिटी थी, इट पास फ्रॉम किंग टू द पीपल. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें दिखाई दिए. और आफ्टर दिस जो फ्रेंच के रेवोल्यूशन, फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कई मेजर्स उठाए ताकि वो एक कॉमननेस पैदा करे फ्रांस के लोगों के. मतलब जो एक नेशन स्टेट होती है ना, बेसिकली व्हाट इट इज के लोग जो होते हैं नेशन स्टेट के, दे फील कॉमन के, मतलब हम कॉमन है, एक तरीके से हम एक साथ मिले हुए हैं. That could be language, that could be religion, that even could be the flag, that could be the national anthem, that could be the national song, या कोई भी एक चीज जो उन लोगों को यकजा करती हो, इकट्ठा बनाती हो और एक ग्रुप बनाती हो और वो कॉमननेस फील करे. मतलब अगर यहाँ पे मुझे और किसी कंट्री का बंदा मिला, यहाँ अपने कंट्री का बंदा मिला, मुझे एक कॉमननेस फील होनी चाहिए अपने कंट्री के बंदे के साथ. और मुझे दिमाग में ये आना चाहिए ये मेरा भाई है, उसको मैं नहीं जानता, वो भी भाई होगा, बट आई वुड प्रेफर द पर्सन फ्रॉम माई ओन कंट्री. वो होती है कॉमननेस, जो कि फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया. सो हमने देखा कि फ्रांस में कब रेवोल्यूशन आ गया. अब मैंने कहा कि जो फ्रांस में है वो वहां के जो रेवोल्यूशनरीज थे, फॉर ए सेंस ऑफ कॉमननेस, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए. इस चीज के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए, और वो स्टेप्स क्या थे हम एक एक करके पढ़ेंगे. पहले जो पहला था उनका, वो था आइडिया ऑफ ला पात्रिया एंड ला सितियोन. स्पेलिंग में उधर इधर हो सकता है, उसके लिए माफ. मगर जो ये पॉइंट था कि आइडिया ऑफ लापात्रिया एंड लस्तियोन, ये क्या था, इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था. लापात्रिया का मतलब था फादरलैंड. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फादरलैंड. लस्तियोन आपको बताना सिटीजन. जो फ्रांस था उसको फादरलैंड बनाया गया था सब फ्रांस के लोगों के लिए. और जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो
पीपल थे उनको फ्रॉम मडेम एंड समथिंग सायर, दे चेंज्ड into Lassitione and everybody, हर किसी को एक सिटीजन का दर्जा दिया गया इन दी न्यू फ्रांस। फिर पॉइंट नंबर 2, ये पहला है। दूसरा, न्यू फ्रेंच फ्लैग न्यू, ये दूसरा पॉइंट है कि जो पुराना फ्लैग था, जो मोनार्क का फ्लैग था, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने एक अपना फ्लैग शुरू किया एंड इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग। डिटेल्स में आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये फ्रेंच फ्लैग था, इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया फॉर कॉमननेस, क्योंकि सब लोगों को जब लगता था कि फॉर एग्जाम्पल उनके आगे जब भी ये फ्रेंच फ्लैग आता था वो सलामी लगाते थे और एवरीबॉडी डिड दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कॉमननेस बिटवीन द पीपल ऑफ फ्रांस। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, स्टेट्स जनरल जो था वो एंड हो गया एंड नेशनल असेंबली इलेक्टेड। जो ये था एस्टेट जनरल, 9th में आपने पढ़ा होगा कि एस्टेट जनरल जो लोग थे, जो पूरा एक कंट्री था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड और थर्ड। हर किसी को एक एक वोट मिलता था इन दी एस्टेट जनरल जब किंग आता था। मगर जो प्रॉब्लम एक थी कि 90% से ज्यादा थर्ड एस्टेट में थे और जो बाकी थे इलीट्स वगैरह वो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट में थे। और इसने प्रॉब्लम क्या किया क्रिएट, कि जब भी लोग जाते थे, जब भी एस्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, हर किसी ग्रुप को एक एक वोट दिया जाता था। और इलीट्स, जैसे हमको पता है, इलीट्स आर ऑन वन साइड और कॉमन पीपल आर ऑन दी अपोजिट साइड। वो पैरेलल नहीं चलते हैं, वो अपोजिट साइड में चलते हैं। एंड दैट्स द थिंग एस्टेट जनरल, जिसकी वजह से एक नेशनल असेंबली इलेक्ट की गई थी। आपको याद होगा 10th कोड वगैरह में एक नेशनल असेंबली इलेक्ट की थी। ये है तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, हिम्स कंपोज, ओथ्स टेकन, and martyrs remembered. So, चौथा पॉइंट कि हिम्स वर कंपोज, जैसे फॉर नेशनल यूनिटी उन्होंने सॉन्ग एक बना लिया, वैसे ही हिम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन, मतलब वादे उन्होंने लिए कि हम मर मिट जाएंगे अपने मुल्क के लिए, वी विल डाई फॉर आवर कंट्री एंड किल एवरीबॉडी फॉर आवर कंट्री। ये उन्होंने ओथ्स लिए। और तीसरा, जो मार्टियर्स थे, जो शहीद हुए थे इन ब्रिंगिंग द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनको याद किया गया कि दे वर लेजेंड्स, और उनका जिक्र किया गया एवरीवेयर। ये थे इसके 4 पॉइंट्स। 5वां पॉइंट, 5th, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब आप ही कहोगे भैया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अरे पैन कर गया, क्या हो गया, क्या किया मेरे साथ? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब है जो पावर होगी वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। एक बात, यूनिफॉर्म लॉज फॉर एवरीबॉडी, और एक यूनिफॉर्म मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसका मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और ये 5 पॉइंट हो गए। अब छठा पॉइंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 6th पॉइंट, जो ड्यूज थे एंड टैक्सेस वगैरह जो थे वो कट ऑफ किए गए। और हम बेटरली कह सकते हैं कि टोटल ड्यूज वो नहीं किए गए कट ऑफ, बट इंटरनल ड्यूज दैट वुड बी बेटर फॉर दिस। इंटरनल ड्यूज, बट भैया ये क्या होता है इंटरनल ड्यूज? इंटरनल ड्यूज होता है कि एक कंट्री के बंदे को कंट्री के अंदर ही, अपनी कंट्री के अंदर ही अपने लोगों को टैक्स देना। इसका मतलब क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, मैं निकला, बस्ता मैंने किया अपना पैक, मुझे निकलना है, मैं पहुंचा सड़क पे, उसने बोला आजा टैक्स दे, मैंने टैक्स दिया, चला मैं आगे, और एक बंदा है टैक्स दे, उसको भी टैक्स दिया, ये उन्होंने अबॉलिश किया। और ये 6 पॉइंट थे। और 7th पॉइंट जो था, और जो लास्ट पॉइंट है ये है
फ्रेंच जो है इज इक्वल नेशनल लैंग्वेज इसका मतलब क्या होता है, मतलब फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे आला लैंग्वेज कंसिडर किया गया, क्योंकि जो फ्रांस के लोग थे, कॉमननेस जो थी दैट वाज प्रोड्यूस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय दिस फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रांस के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, मतलब जैसे इंडिया की तो नहीं है बट पाकिस्तान में तो उर्दू बोलते हैं, मोस्ट नहीं बोलते हैं बट अ पार्ट ऑफ इट, और ऐसी सऊदी अरब में वहां पे अरबिक बोलते हैं, वाइल एज इन इंडिया देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, बट देर इंडिया में नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, और हर किसी लैंग्वेज को एक अपना अपना दर्जा दिया गया है पूरी एजुकेशन सिस्टम में। मतलब अगर हिंदी को यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बनाया होता तो सबको क्या हिंदी पढ़ना पड़ता, बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया और अपनी अपनी एरिया के अपने अपने लैंग्वेज को ही तरजीह दी। मतलब फॉर एग्जांपल कश्मीर में मेजॉरिटी है उर्दू की, एंड उर्दू इज हेयर टॉट, और उर्दू की ही यहाँ पे पढ़ाई की करवाई जाती है। वाइल एज अगर हम किसी और एरिया में देखेंगे, मतलब तमिलनाडु में वहां पे तमिल होगा, ऐसे ही होगा मलयालम में मलयालमीज होगा, इट्स लाइक दिस। और ये पॉइंट्स थे जो कि सेंस ऑफ कॉमननेस जिन्होंने क्रिएट की इन द पीपल ऑफ फ्रांस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन आया, यही 7 पॉइंट आपको लिखते हैं। हाउ, इसका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड revolutionaries try to make a sense of commonness among फ्रेंच। यहां पर फ्रेंच लगा दो, इसका ये जवाब, ये 7 पॉइंट लिखने हैं आपको, और क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे मैं गारंटी देता हूं सब आएंगे आपको, और अगर ऐसे ही गया आप टॉप भी कर सकते हो। सो जो ये टॉपिक है इसके बाद में ये आता है कि जो फ्रेंच जो थे रेवोल्यूशनरीज, जो थे, उन्होंने कहा कि फ्रांस में तो रेवोल्यूशन आ गया, बट क्या होता अगर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आया, उनका भी इज्जत बनेगा और पूरा यूरोप आजाद हो जाएगा। अपना भी सोचा और लोगों का भी सोचा। उन्होंने क्या किया, दे मेड ए मिशन, उन्होंने एक मिशन बनाया कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, क्या, रेवोल्यूशन अक्रॉस फ्रांस, अक्रॉस यूरोप। इसका मतलब रेवोल्यूशन अक्रॉस द होल यूरोप, मतलब उन्होंने कहा कि अब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लाना है, हमने यहाँ पहला अब यूरोप में रेवोल्यूशन लाया। और इसके बाद जो है जब उन्होंने ये मिशन लिया, पूरे यूरोप के जो थे ना, यूरोप के एजुकेटेड जो पीपल थे, उन्होंने क्या किया, सेटअप जैकोबिन क्लब्स। अब ये क्या होता है, ये आपको याद होगा, पहले इसके बारे में बात करें। एजुकेटेड पीपल, मतलब एजुकेटेड पीपल ही क्यों, वाई, एक इलिटरेट इंसान क्यों नहीं कोई लीड कर सकता है एक नेशनल मूवमेंट। सी, अगर हम दुनिया के टॉप लीडर्स की बात करेंगे, पहले ही महात्मा गांधी, ही वॉज वेल क्वालिफाइड, वो एक लॉयर थे। हम दूसरी नेल्सन मंडेला, ग्रेट पर्सनैलिटी। हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में, ग्रेट पर्सनैलिटी, और उन्हें बहुत पढ़ा, दे वर ग्रेट एजुकेटेड पीपल, दे वर लिटरेट पीपल, और उन्होंने ही रेवोल्यूशंस लाए। हम ये बात करते हैं कि अगर मतलब एक एरिया में फॉर एग्जांपल आप मानो कि जो आपकी जगह जहां पे आप रहते हो, एक बंदा उठा, 2 बंदे उठे, और एक एजुकेटेड था और एक एजुकेटेड नहीं था, दोनों ने ही अलग अलग बातें की, आप किसको फॉलो करोगे? क्लियर, जो एजुकेटेड है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इसने पढ़ा है, इसने बहुत ज्यादा, मतलब इसका माइंड जो है दैट इज यूज्ड टू
एवरीथिंग, और उसने मतलब इल्म है उसके पास बहुत ज्यादा, एंड ऑन दैट बेसिस जो एजुकेटेड पीपल थे फ्रांस के यूरोप के इर्द गिर्द जो रहते थे, दे सेट अप जैकोबिन क्लब्स। अब जैकोबिन क्लब्स क्या होता है, 9th में पढ़ा था। जैकोबिन्स क्लब जब उन्होंने रूल, वो थे एक ग्रुप जिनका लीडर था, कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, और 1892 में उन्होंने नेशनल असेंबली के बाद वो रूलर बने, और 1894 तक उन्होंने रूल किया, 2 साल के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने रूल किया, और जो उसका रीन था उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, रीन ऑफ टेरर, क्योंकि उसने सबको मारा। और जैकोबिन क्लब इसलिए उन्होंने सेटअप किया ताकि वो दिखाना चाहते दैट नाउ वी वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशंस इन आवर यूरोप, और जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थे कि रेवोल्यूशन आना है पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा। पहले स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, हॉलैंड में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, बेल्जियम में उन्होंने रेवोल्यूशन लाने की शुरुआत की। बेल्जियम हम लेते हैं, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, मतलब इन 3 जगहों पर उन्होंने रेवोल्यूशंस लाने की कोशिश की, और क्या हुआ वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ और उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो गए, द वॉर्स दैट वर फॉट जस्ट फॉर द सेक कि यार हमें रेवोल्यूशन लाना है पूरे यूरोप में। और रेवोल्यूशनरी वॉर्स किसने किए वो भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर कि हाउ डिड रेवोल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने मिशन एक बनाया दैट रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप है, हमारा एक मिशन है कि हम पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लाएं। और यूरोप में जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप किए, और कई ने फ्रेंच ने रेवोल्यूशनरी वॉर्स में हिस्सा लिया एंड ट्राई टू स्प्रेड द रेवोल्यूशन ऑल अक्रॉस यूरोप। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन वो लाना चाहते थे। और रेवोल्यूशन में उनका मकसद क्या था कि हम जो ये पूरा यूरोप है इट मस्ट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम नेशनल फीलिंग्स, मतलब कॉमननेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमननेस के लोग जो हैं वो खुद करें कि हम मतलब ये भी मेरी जैसा बात करता है वो भी, हम सब में एक चीज कॉमन है, चलो हम ऐसी एक कंट्री बनाए जहां पे हम ही सब रूल करें, बट मेजॉरिटी होनी चाहिए, कई लोग होने चाहिए, एरिया होना चाहिए, एक किस्म का एरिया ऑन द बेसिस कि एक कंट्री बने और नेशनलिज्म की भावना हर किसी के दिल में रहे और दिमाग में रहे कि हम एक नेशन है, हम अपनी नेशन के लिए मिटने के लिए तैयार हैं, एंड इट इज सर्विंग ओनली अस, नॉट एनी अदर। सॉवरेनिटी, लिबरलिज्म, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक जो हमने आज पढ़ा था, एंड मजा लगा होगा टॉपिक में क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम 2-3 दिन में और कवर करेंगे, क्योंकि कल जो है मैंने सुना था, कल डेट है कुछ, और कल फर्स्ट पेपर है 10th का जेके बोस वाला, और SST है पेपर उनका, हम वो सॉल्व करेंगे, ट्राई देंगे और देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, जस्ट टू चेक हमें भी कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड बाय टेक केयर।